तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लास्ट की वीडियो को ही कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लास्ट का वीडियो जो यहीं पे स्टेज के बारे में बता रहे थे, उसी समय जो लास्ट का वीडियो है एंड हो गया था। एक्चुअली होता क्या है, मेरे मोबाइल में ना स्पेस कम है, जिसके कारण वीडियो स्टोरेज फुल हो जाती है। वीडियो बनाते बनाते स्टोरेज फुल हो जाती है। जब मैं फ्लो में आता हूँ तभी वीडियो की स्टोरेज फुल हो जाती है, जिससे क्या होता है, कंटिन्यूटी टूट जाती है। कोई नहीं। तो बेसिकली जो अभी पढ़ रहे थे उसे ही कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेस क्या होता है ना। स्ट्रेस क्या होता है, बेसिकली इट इज मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड, है ना। क्या कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी अगेंस्ट एक्सटर्नल लोड। जब हम कोई बीम है ये, इस पे कोई एक्सटर्नल लोड लगाते हैं, तो क्या होता है, इंटरनल एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना। जब ये बॉडी है, इस पे हम कोई एक्सटर्नल लोड बाहर की तरफ लगाते हैं टेंसाइल में, तो क्या होता है, इंटरनल जितने इसके एरिया है ना, उसके एरिया के अकॉर्डिंग इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है। क्या करता है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगकर इसको ब्रेक होने से प्रोटेक्ट करता है ना। जैसे कि आपने पढ़ा है ना न्यूटन का थर्ड लॉ, हाँ, उसी तरह एक्शन रिएक्शन यहीं पे भी वही हो रहा है। अब तो ये जितने एरिया में ये रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ना, उस वो एरिया से डिवाइड कर देने पे क्या होता है, जो जितने रेजिस्टेंस लग रहे हैं उसके एरिया से डिवाइड करने पे क्या होता है, स्ट्रेस, वो स्ट्रेस से बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम एक फॉर्मूले की बात कर ले यहाँ पे, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, STRE स्ट्रेस सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, इंटरनल तो अक्सर आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो बेसिकली प्रेशर जो होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, जैसे कि बाहर से लग रहा है तो बेसिकली अगर हम प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, तो जिसके लिए जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं प्रेशर, PRESSURE प्रेशर, तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। ये हो गया प्रेशर वाला, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर हम स्ट्रेस की बात कर ले तो इंटरनल रेजिस्टेंस, इसे इंटरनल फोर्स भी बोल सकते हैं एक तरह से। तो इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो अगर हम इसका यूनिट की बात कर ले तो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको याद कर लेना। और इसका अलग यूनिट होता है मेगा पास्कल, है ना। मेगा पास्कल, मेगा पास्कल मतलब मैं आपको यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है। मेगा पास्कल इक्वल टू मतलब का 10 पावर 6, 10 पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। ये होता है इस मेगा पास्कल, मतलब यहाँ पे लिखा देता हूँ, ठीक है, लिख दिया हूँ। तो आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो इसके आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखो, स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट इक्वेशन दिए दिए गए हैं। स्ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशन दिए गए हैं, जो हम जानने हैं कि हम किस कंडीशन में कौन सा स्ट्रेस का बोल सकते हैं, किस कंडीशन में कौन सा स्ट्रेस नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इक्वेशन अब देख लेते हैं।
द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन द distribution of internal force. सेकेंड है internal force are directly proportional to the deformation which within an elastic limit. थर्ड है under different loading deformation of the body is different. Internal force has internal force distribution and the equation stress is different. बेसिकली दोस्त स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए गए हैं जो थ्योरी बेस है। बेसिकली आप इसी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस डिपेंड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल फोर्स, है ना। तो जितने भी फोर्स है, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस मतलब जो स्ट्रेस की इक्वेशन है वो क्या है, इंटरनल फोर्स पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि अगर कोई फोर्स बाहर से लगा रहे हैं, टेंसाइल हो गया या कोई कंप्रेसिव नेचर का फोर्स हो गया जो बाहर से लगा रहे हैं, तो बेसिकली इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ये कितना इंटरनल रेजिस्टेंस लग रहा है ना। तो दोस्त यहाँ पे देख रहे होगे कि सेकंड दिया हुआ है, इंटरनल फोर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो बेसिकली इंटरनल फोर्स है डिफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स किसी बीम पे लगाते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस वीक होगा तो क्या होगा, डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बीम है ना, स्ट्रेस लगा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो क्या होगा, बीम ज्यादा झुक जाएगा, ये तो ब्रेक हो जाएगा, है ना। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो उसी कंडीशन में स्टैब्लिश रहेगा, है ना। ये चीजें हैं। और इलास्टिक लिमिट, जब आप इलास्टिक लिमिट मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम वगैरह पढ़ा होगा मटेरियल साइंस में, ये चीजें है ना, ये चीजें आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है, यहाँ सिग्मा, यहाँ एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, यहाँ इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक, हाँ, तो ये चीजें यहाँ पे है इलास्टिक लिमिट। तो यही जैसे कि यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, इलास्टिक लिमिट होता है, अपर एंडिंग लोअर एंडिंग आपने पढ़ा होगा, तो ही इलास्टिक लिमिट यहाँ पे कंसीडर किया गया, ठीक है। फिर अंडर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी इज डिफरेंट, हेंस इंटरनल फोर्स आर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इक्वेशन आर स्ट्रेस इज डिफरेंट। तो सही बात है कि जैसे कि अगर हम डिफरेंट पार्ट पे लोड लगाएंगे तो वहां क्या होगा, डिफरेंट तरह के डिफॉर्मेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे कोई बीम है,
मान लेते हैं इसका अगर हम यहाँ पे इसकी एंड पे लोड लगा देते हैं तो क्या होगा, ज्यादा बेंड हो जाएगा, है ना। अगर यही यही हम यहाँ अगर यही हम ऐसे करते हैं तो अगर यहीं पे लोड लगा देते तो ये डिफरेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, ये इस तरह से झुक जाएगा। ये तो पहले ऐसे होगा लेकिन बाद में जाकर इस तरह से हो जाएगा, है ना, इस तरह से हो जाएगा ये बेंड। पहले यहाँ पे लोड लग रहा है तो यहाँ पे लोड लगा तो ज्यादा कुछ ऐसे कर्व टाइप का बनेगा, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन में ऐसे स्लोप में क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें यहाँ पे दिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, अब पढ़ लेते हैं कि लोड कितने टाइप के लोड होते हैं, क्या क्या लोड होते हैं, कैसे क्लास, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे अभी। ये लोड को ना बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। लोड को पहला तो क्या हो गया, फोर्स, और दूसरा क्या हो गया, मोमेंट, है ना। फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो तो मैंने आपको बताया था, एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये तो मैंने बताया था फोर्स कैसे कैलकुलेट होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो मोमेंट है ना, फोर्स के डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस होता है, फोर्स को और डिस्टेंस को मेजरमेंट कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करें, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई नोट्स मत बनाना। जैसे कि यहाँ पे 10 न्यूटन है, यहाँ पे कितना है 5 मीटर, या मिलीमीटर कर देता हूँ ये, हाँ चलो 5 मीटर दे देता हूँ, चलो 5 मीटर, यहाँ 10 न्यूटन है। तो इसे मोमेंट यहाँ पे निकालना है, मोमेंट ए पे निकालना है ना। तो क्या करना पड़ता है, ये 4 × 5 इक्वल टू 50 हो गया, है ना। ये ऐसे मोमेंट निकालते हैं, मतलब क्लॉक वाइज वाला में, ये जो क्लॉक वाइज है, क्लॉक वाइज को प्लस लेते हैं, तो ये जो नीचे डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है ऐसे घुमाते हैं, हाथ को पॉइंट पर रखते हैं, ये ए पॉइंट है, ठीक है, हाथ को ए पॉइंट पर रखते हैं, फिर नीचे घुमाते हैं। अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगा तो प्लस हो गया, ठीक है, और इस डिस्टेंस को उस फोर्स से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता है, ये मोमेंट निकल गया, ठीक है ना। तो ये चीज मोमेंट है। तो बेसिकली हम इस स्ट्रेस को ना दो तरीके से बांटते हैं, है ना। पहले तो एक्सियल हो गया, एक्सियल, दूसरा क्या हो गया, एक्सियल फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स। एक्सियल फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स, ठीक है, एक्सियल फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स। और यहाँ पे देखो एक्सियल फोर्स होता क्या है कि जब भी कोई बीम है तो उसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, ये जो है ना, ये इसके क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर कोई लगता है, फोर्स लगता है, इसके क्रॉस सेक्शन इसके परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है, कंप्रेसिव नेचर में या तो टेंसाइल नेचर में, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो बाहर की तरफ आउटवर्ड की तरफ जा रहा है या तो इनवर्ड की तरफ जा रहा है ना, तो उस फोर्स को क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्स। लेकिन अगर हम यहीं पे इस तरह से बात कर लेते हैं, जब ऊपर की डायरेक्शन में और नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, वाई डायरेक्शन में, तो उसे हम क्या करते हैं, ट्रांसवर्स फोर्स करते हैं ना। ये बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली जैसे कि मान लेते हैं, तो ये बेसिकली ये क्रॉस सेक्शन के क्या होता है, पैरेलल में होता है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल ऐसे जा रहा है ना, या तो इधर से आ रहा है, या तो ऐसे जाएगा, या तो ऐसे आएगा, है ना। क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में फोर्स लग रहा है ये, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स फोर्स बोलते हैं ना। अब मोमेंट की बात कर लेते हैं, तो मोमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। ये मोमेंट जो है ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला है बेंडिंग मोमेंट, ये मिटा देता हूं ताकि आप नोट्स कर लेना रफ में, ये मिटा देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ क्या, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट। यहाँ क्या है, टोर्सन मोमेंट। देखो अब बेंडिंग मोमेंट और टोर्सन मोमेंट क्या होता है दोस्त, कि जब हम कोई भी बॉडी पे ना ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं, जब कोई बॉडी पे ट्रांसवर्स लोड लगाते हैं तो क्या होता है, वो बेंड करने लगता है। जैसे कि आप ऐसा समझो कि अगर आप किसी पेड़ पे चढ़े हो, है ना, पेड़ की पतली टहनियों के पास जाओगे तो क्या होगा, उस आपके लोड जो वहां पे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वो क्या होगा, नीचे झुकने की कोशिश करने लगेगा, है ना, बेंड होने जाएगा। जैसे कोई बीम है ऐसे, ठीक है, बीम है, यहाँ पे हम कोई लोड लगा दे रहे हैं तो क्या होगा, ये इस तरह से हो जाएगा, है ना, इसे बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस, है ना। यहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होता है, तो बेसिकली ये मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट हो यहाँ कहलाता है। अब टोर्सन क्या होगा, टोर्सन मतलब समझ रहे होगे, टोर्सन मतलब
हम निचोड़ते हैं किसी चीज को तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना, ये जो है इस डायरेक्शन में, एक तो जैसे कि ये जो है एक तो हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तभी ना क्रस्टिंग होता है। जैसे इसे हमें तोड़ना है, इसे मचोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, पानी जैसे कि कपड़े को ना, गीले कपड़े को क्या करते हैं, एक इधर पकड़ते हैं, एक इधर पकड़ते हैं, एक दूसरे के डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, मूवमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है, टॉर्सन मूवमेंट। ये चीज यहाँ पे है। अब इसमें भी देख लेते हैं दोस्त, दो प्रकार के होते हैं। क्या होता है, एक टेंसाइल, एक कंप्रेसिव। बेसिकली टेंसाइल को हमेशा प्लस में ले लेते हैं और कंप्रेसिव को हमेशा माइनस में ले लेते हैं, है ना, कंप्रेसिव को हमेशा माइनस में ले लेते हैं। बेसिकली इसमें भी वही कंडीशन है कि प्लस माइनस होता है, ठीक है। अपर डायरेक्शन में जा रहा है उसे बोलते हैं माइनस। बेसिकली आप किसी भी कोई कैसे भी ले सकते हो अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, बस आंसर में अगर माइनस में आ रहा है तो उसे कंप्रेसिव नेचर का लिख देंगे, और प्लस में आ रहा है तो उसे टेंसाइल नेचर का लिख देंगे। जैसे कि अगर पूछ दिया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पूछ दिया, तो अगर कोई भी आंसर जो निगेटिव में आ रहा है ना, मान लेते हैं 5 -5 आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 ही हो गया। मान यहाँ पे -5 न्यूटन आ रहा है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 5 आ रहा है। या तो अगर यहाँ +5 भी आता तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 5 भी होता है। यहाँ पे प्लस माइनस कोई झंझट नहीं है, बस यहाँ पे हल्का सा मतलब ऐसे लिखना होगा, तो यहाँ कंप्रेसिव नेचर एंड टेंसाइल नेचर लिख देंगे, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्त, कि आगे इसके आगे क्या है। अब हम पढ़ लेते हैं स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस, है ना, कितने टाइप के स्ट्रेस हैं, क्या मतलब कितने तरीके से स्ट्रेस को बांटे गए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को ना बेसिकली दो पार्टों में डिवाइड किया गया है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट है, डायरेक्ट स्ट्रेस ये किसके कारण होता है, ड्यू टू फोर्स। एक क्या है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, है ना, डायरेक्ट स्ट्रेस ये क्या, ड्यू टू मूवमेंट, डायरेक्ट स्ट्रेस हो गया, एक इनडायरेक्ट स्ट्रेस हो गया। तो क्या किसके कारण होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू मूवमेंट, ड्यू टू फोर्स। इनडायरेक्ट स्ट्रेस किसके कारण होता है, ड्यू टू मूवमेंट, है ना। अब डायरेक्ट में ना दो तरह के स्ट्रेस होते हैं। डायरेक्ट जो फोर्स के कारण होता है, जो फोर्स के कारण स्ट्रेस जनरेट होता है, वो दो तरीके से होता है। पहला तो एक नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस है ना, एक शियर स्ट्रेस। इसे नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, एक शियर स्ट्रेस, है ना, इसे टावर से जनरेट करते हैं। बेसिकली अगर आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तो इसका एक अलग टॉपिक है ना, इसका एक अलग चैप्टर ही है, इसका भी एक अलग चैप्टर है, अभी जो आएगा वो भी अलग चैप्टर है, ठीक है। ये क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस, ये क्या है, टॉर्सन स्ट्रेस। बेसिकली अगर आपको याद होगा तो ये बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता था, My/I, है ना। अगर आपने पढ़ा होगा तो मैं अभी ओवरव्यू दिलाता हूँ। इसका फॉर्मूला आता था सिग्मा = My/I, और इसका क्या होता था
ऐसा होता है 16T/πdq, है ना। बेसिकली ये भी इसी फॉर्मूला से आया होता है। तो बेसिकली इसको अलग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सिग्मा इक्वल टू 32m/πdq। यही फॉर्मूला है, लेकिन इसके वैल्यू कुछ है, उसके वैल्यू कुछ है। तो इन दोनों को पुट करके हम यहाँ पे ये इस वाले फॉर्मूले ले आते हैं, ठीक है। ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। और इसके भी फॉर्मूला वही है, मतलब इसका क्या था, F/A, है ना। और शेयर स्ट्रेस का क्या था, टाउ इक्वल टू F/A। इसका फॉर्मूला दोनों सेम है, लेकिन ये शेयर के लिए होता है, ये नॉर्मल के लिए होता है। तो नॉर्मल स्ट्रेस, जैसे कि अगर मान लेते हैं, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, जो नॉर्मल हो गया है ना, ये क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल ना, नॉर्मल स्ट्रेस अगर इस तरह से जाएगा तो ये क्या होगा, शेयर स्ट्रेस। इस तरह से शेयर स्ट्रेस। ये सारी चीजें मैं अभी आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये इतना इससे स्पेस पे ना एक टॉपिक है, एक लेसन है, तो आपके अच्छे से इसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और आप इसके न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर पाओगे। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं। मैं आपको अच्छे से कंप्लीट तरीके से इसे कवर करवाऊंगा, ठीक है। देखो नॉर्मल स्ट्रेस सबसे पहले पढ़ लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस, तो बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, तो हम नॉर्मल स्ट्रेस होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई लोड जो है, कोई फोर्स है, किसी बीम के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जाता है। मान लेते हैं कि मैं आपको बताता हूँ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, फिर से आपको बताता हूँ अगर ध्यान नहीं हो तो मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन है ना किसी बीम का। तो अगर फोर्स इस डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स बाहर की डायरेक्शन में निकल रही है, तो क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया ना, इसके नॉर्मल जा रहा है, इसके नॉर्मल। अगर अगर यही ऐसे जाता, इस तरह से रगड़ते हुए, ये पैरेलल हो जाता है ना, ये क्या है, नॉर्मल है। तो ये चीज यहाँ पे देख लेंगे, नॉर्मल। मान लेते कोई बीम है, इस तरह से एक फिक्स है, इसके एंड एक फिक्स है ना, यहाँ पे लोड लग रहा है ना। जब यहाँ पे लोड लगेगा इसके परपेंडिकुलर में, यहाँ क्रॉस सेक्शन देता हूँ मैं आपको समझने के लिए। यहाँ पे देता हूँ, है ना, शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये जो नॉर्मल लोड लग रहा है यहाँ पे, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसे बीच से काट देंगे, है ना। इसको ना बीच से ऐसे काट देते हैं, ऐसे बीच से काट देते हैं। उसके बाद इधर की जितने भी फोर्स होते हैं ना, इधर की जितने भी फोर्स होते हैं, उससे क्या करते हैं, प्लस में ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसे काटते हैं ना, तो इस तरह से फोर्स आ जाता है, मतलब इस तरह से, इस तरह से हो जाता है ना। हाँ, तो यहाँ फोर्स लग रहा है P, तो इसके इनर पार्ट में ना रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, ऐसे करके। तो ये क्या है, तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रेस निकालते हैं, तो क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू P/A। क्योंकि ये एरिया है बाबू, ये एरिया है इसका पूरा, इधर का एरिया जितना, जितनी एरिया पे इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं ना, उस टोटल एक्सटर्नल फोर्स से यहाँ पे भाग देने पे क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है। इसका जो है SI यूनिट Nm/mm² और मेगा पास्कल। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, Nm/m², इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ऐसा कोई नहीं है। तो परपेंडिकुलर टू स्ट्रेस क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये इसका नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, है ना। तो बेसिकली हम यहाँ पे ना लोड कैसे कैसे लग रहा है वो भी चीजें हमें यहाँ देखेंगे। पहले तो लोड क्या था, इसके
एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, है ना, लोड एक्स डायरेक्शन में लग रहा था, यहाँ पे लोड वाई डायरेक्शन में लग सकता है ना। अब लोड क्या है, इस एंगल पे भी लग सकता है, एंगल पे भी लग सकता है कि नहीं, कोई लोड एंगल पे भी लग सकता है। अब कितना डिग्री का एंगल है, कैसे निकालेंगे, ये भी हम यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इसके एप्लीकेशन आने वाले टाइम बहुत ज्यादा है, तो वो भी हम सीख लेते हैं। शेयर स्ट्रेस, तो शेयर स्ट्रेस होता क्या है दोस्त, कि मान लेते हैं कोई बीम है ना, बीम के पैरेलल में, बीम के पैरेलल में कोई फोर्स लगता है ना, बीम के पैरेलल में फोर्स लगता है, तो उस फोर्स के उस फोर्स के कारण जो रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट होते हैं ना, और जितने एरिया में क्रिएट होते हैं उसे डिवाइड कर देने पर क्या होता है, शेयर स्ट्रेस आ जाता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि ये बीम है ना, ये बीम है, जैसे इस तरह से बीम है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, ठीक, क्या हो रहा है, इसके पैरेलल में लग रहा है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल में लग रहा है ना भाई, देखो ऐसे इस तरह से फोर्स लग रहा है, इस तरह से फोर्स लग रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, इसका भी फॉर्मूला यही होता है, शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, है ना, शेयर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर और मेगा पास्कल, इसका एसआई यूनिट है, याद रखना आप, क्योंकि जितने भी कैलकुलेशन करोगे ना, आपको इसी में कैलकुलेट करना पड़ेगा, लास्ट में जो आंसर लाना पड़ेगा इसी में लाना पड़ेगा। या तो आप बहुत सारे जो इलाज यंग मॉडल्स भी दिया होगा, चाहे शेयर मॉडल्स दिया होगा, सभी जो है इसी यूनिट में दिया होगा, तो आपको ये ध्यान रखना, याद रखना, दिमाग में घुसा लेना है। एक्टिंग लोड एट एनी एंगल, मान लेते हैं कि कोई ये जो है बीम है ना, बेसिकली हम ज्यादातर इसमें बीम ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमें जो जितने भी न्यूमेरिकल के जितने भी क्वेश्चन जितने भी पढ़ेंगे ना, सब बीम पे ही काम करेंगे, तो बीम यहाँ पे मैं ज्यादा कंसीडर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह अच्छे से घुस जाए। मान लेते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स है ना, इस एंगल में फोर्स है ना, यहाँ पे पी है, ये एंगल में फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे, अब इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले ना यहाँ पे 30 डिग्री एंगल पे है, 30 डिग्री के एंगल पे है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्त, कि इसे दो इक्वल वर्टिकल और हॉरिजेंटल फोर्स में डिवाइड कर लेते हैं ना। बेसिकली ये यहाँ पे ना, यहीं पे आता है, तो हम क्या करते हैं, ये हॉरिजेंटल वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजेंटल, इस फोर्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो ये भी तो पी ही पार्ट है ना, ये भी पी है, ये भी पी है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझने वाली बात है कि जो फोर्स ये जो है ना प्लेन, इसके प्लेन के नजदीक वाले फोर्स को क्या करते हैं, कोस, ये एंगल है ना, यहाँ कोस थीटा 30 डिग्री ऐसे दे देते हैं। जो एंगल से सटे वाले जितने जो फोर्स कंसीडर करते हैं, जो एंगल से ये जो नजदीक वाला फोर्स होता है, उसे हम क्या करते हैं, कोस, ये जो एंगल यहाँ पे लेते हैं कोस थीटा के साथ। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन साइन थीटा के साथ लेते हैं, लेकिन ये थीटा का क्या दिया हुआ, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है ना, तो ये 30 डिग्री को यहाँ पे थीटा के वैल्यू में लिख लेते हैं। तो ये ऐसी चीज है, ठीक है। अब दोस्त देख लेते हैं कि कोई भी, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डब्बा है ना, ऐसे, इस तरह के तरीके से, तो ये क्या है, यह क्या है एक्स, यह क्या है, अरे यार
यहाँ क्या है वाई, फिर यहाँ क्या है जेड, है ना। तो हाँ यहाँ पे हम देख लेंगे कि कोई भी लोड जो है तीन तरह से लग सकते हैं, या तो पहले तो ये एक्स डायरेक्शन में लग सकता है, या तो ये वाई डायरेक्शन में लग सकता है, या तो ये जेड डायरेक्शन में लग सकता है ना, इस तरह से। यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ तो क्या लगता है वाई डायरेक्शन में लग सकता है, या तो एक्स डायरेक्शन में लग सकता है, यहाँ पे जेड डायरेक्शन में लग सकता है, यहाँ पे भी वही लग सकता है ना, एक्स डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में, ये क्या है जेड, जेड डायरेक्शन में। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर, जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर में जाता है ना, उसे हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल को कैसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं सिग्मा से ना। तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल और परपेंडिकुलर है ना, कुलर को क्या करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। अब हो गया सेट पैरेलल वाले फोर्स को क्या करते हैं, फोर्स को क्या करते हैं टाउ से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे कौन कौन से नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है। तो आप देख रहे होंगे ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाला एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये, अरे भाई ऐसे है तो ये निकला हुआ है इधर की तरफ, ये निकला हुआ इधर की तरफ, तो ये क्या है नॉर्मल में है ना। तो यहाँ देंगे, ये क्या देंगे सिग्मा, सिग्मा देंगे। अब ये क्या है, ये पैरेलल में ऐसे, इसके ये जो है इसके पैरेलल में ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है ना। तो ये क्या देंगे टाउ, टाउ। और ये भी जेड डायरेक्शन में आ रहा है, हमारे मेरे तरफ आ रहा है, कि ऐसे बोर्ड के सटे हुए मेरे तरफ से आ रहा है इधर से। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी टाउ हो जाएगा ना, टाउ। तो अब यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी अब देखो ये कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन है, लेकिन इसके परपेंडिकुलर में कौन जा रहा है, इसके परपेंडिकुलर में, जैसे कि यहाँ पे ना, जैसे कि यहाँ पे प्लेन है, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जा रहा है ऐसे, परपेंडिकुलर है। तो ये क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर जा रहा है, तो परपेंडिकुलर में क्या है सिग्मा है ना, सिग्मा देंगे यहाँ पे। बाकी क्या है, ये जो है एक्स डायरेक्शन में, तो ये एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में इधर जाएगा ना, एक्स डायरेक्शन में भाई ये ऐसे है, तो एक ये ऐसे मान ऐसे है, एक्स डायरेक्शन उधर जा रहा है, उधर उधर जा रहा है, तो क्या होगा ये टाउ हो गया ना, पैरेलल में है, ये भी पैरेलल में है, जेड डायरेक्शन में जा रहा है पैरेलल में, तो ये भी टाउ हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं भी समझ में आया ना तो आपको मुझे मैसेज करना, मैं आपको वहां पे भी समझाऊंगा, फिर से आपको समझाऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली जब आप पढ़ते हैं ना तो ऐसे चीजें कुछ आती हैं कि कभी कभी समझ में नहीं आती कोई चीजें, या कोई देर से समझ में आती है, कभी मुझे भी ऐसी होती थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पे भी देख लोगे। अब यहाँ पे ये जो फेस है ना, इधर का फेस, इधर का फेस, ये जेड है, तो जेड क्या है परपेंडिकुलर में ना भाई, ये जो ऐसे है, ये जो है ऐसे है, तो ये मेरे तरफ आ रहा है ना, ये चेहरा मेरे तरफ आ रहा है ना, ये मेरे तरफ आ रहा है, तो मेरे तरफ आ रहा है, क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर में ये क्या हो गया सिग्मा, सिग्मा हो गया ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये भी पैरेलल में हो गया, इधर जा रहा है, ये फेस इधर है, अब इधर इधर ही जा रहा है, इधर ही जा रहा है, तो क्या हो गया, ये टाउ हो गया ना, ये भी ऊपर जा रहा है पैरेलल में, ये भी टाउ हो गया। अब देखेंगे तो फर्स्ट में ना, फर्स्ट डायरेक्शन वाला में क्या लाएंगे, डायरेक्शन में क्या क्या रखेंगे, फेस को, फर्स्ट सॉरी पहला प्लेन में, पहला प्लेन में फेस को रखेंगे, फिर दूसरा प्लेन में डायरेक्शन को, है ना, ये रखेंगे ऐसे। तो बेसिकली दोस्त यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे ना सबसे पहले हम क्या रखते हैं, फेस को, ध्यान रखना, सबसे पहले फेस को फिर डायरेक्शन को, है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा प्लेन है, यहाँ पे प्लेन कौन सा है, पहले बार में प्लेन कौन सा, एक्स प्लेन है, क्योंकि भाई ये एक्स इधर है तो इधर की तरफ चेहरा किया हुआ है ना, तो ये एक्स प्लेन है ना। तो एक्स प्लेन में सबको एक्स एक्स रखते हैं, एक्स एक्स एक्स, है ना, सबको एक्स एक्स रख देते हैं, ठीक है, एक्स एक्स रख दिए। उसके बाद ये सेकंड क्या है, सेकंड क्या है डायरेक्शन, तो ये कौन सा डायरेक्शन में है देख लेना, ये एक्स डायरेक्शन है ना, तो एक्स हो गया। अब ऊपर जा रहा है कौन सा डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, है ना, कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, जेड डायरेक्शन में। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं, हाँ समझ में आ गया, चलो भाई। तो अब देखो, अब यहाँ पे कौन सा है, ये प्लेन कौन सा है, वाई प्लेन है, ऊपर जा रहा है ना, वाई प्लेन है, ये प्लेन वाई है तो ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा, सब में वाई वाई देंगे, पहले फेस वाले शो करेंगे ना, वाई है, वाई सॉरी यहाँ पे वाई ऐसे लिखता हूँ, वाई, फिर वहां पे वाई, फिर यहाँ पे भी वाई लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई वाई हो गया। अब देखेंगे दोस्त कि डायरेक्शन कौन कौन है यहाँ पे, सेकंड में डायरेक्शन कौन है, तो यहाँ पे देखेंगे वाई डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, वाई हो गया है ना। फिर यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, है ना,
एक्स डायरेक्शन में हो गया। अब फिर से हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे प्लेन कौन सा है, जेड प्लेन है ना, जेड सब में देंगे, जेड 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 है ना, जेड जेड सब में देंगे। अब देखेंगे दोस्त कि डायरेक्शन में यहाँ पे डिनोट करेंगे डायरेक्शन, ये कौन सा डायरेक्शन में है, पहले तो जेड डायरेक्शन में, ये एक्स डायरेक्शन में, ये क्या है, वाई डायरेक्शन में। इतना समझ गए, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर आप ये समझ गए ना तो आगे के न्यूमेरिकल अच्छे से कर पाएंगे। तो हम देखेंगे दोस्त कि इसे ना मैट्रिक के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से यहाँ पे रखते हैं एक्स वाई जेड, फिर एक्स वाई जेड, है ना। तो हम देखेंगे ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक्स को वाई से, फिर एक्स को जेड से, फिर वाई को एक्स से, वाई को वाई से, वाई को जेड से, फिर जेड को एक्स से, जेड को वाई से, जेड को जेड से, इस तरह से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देख क्या आ रहा है, एक्स 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 आ रहा है ना, ध्यान रखना। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स एक्स, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, है ना। मैं आपको आसान से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर एक्स को जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड, ये आ गया ना। अब देखो यहाँ से y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो y x क्या हो गया, x y हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये क्या हो गया, y y, y y हो गया। ये क्या हो गया, y z, y z। अब यहाँ पे x को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो x z हो गया, है ना, x z। अब यहाँ पे क्या हो गया, y z। अब यहाँ पे क्या हो गया, z z करेंगे, z z, है ना। इस तरह से बन गया। अब हम देखेंगे दोस्त यहाँ पे कि यहाँ देखेंगे कि एक्स एक्स कौन सा में है, यहाँ पे एक्स एक्स क्या है, तो सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स, है ना, सिग्मा एक्स एक्स। और एक्स वाई क्या है, पहले एक्स प्लेन बना लेंगे, ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, इधर डायरेक्शन है, ले लेते हैं, ठीक है, ये प्लेन ले लेते हैं, इधर डायरेक्शन। तो पहले एक्स प्लेन में ले लेते हैं, एक्स एक्स हो गया। फिर एक्स वाई, ये टाउ एक्स वाई, फिर एक्स जेड, टाउ एक्स जेड, है ना। फिर एक्स वाई है, वाई प्लेन वाला में लेते हैं, ठीक है, वाई प्लेन ये है। तो पहले क्या करेंगे, एक्स वाई को लेंगे। एक्स वाई कौन है, एक्स वाई टाउ, टाउ एक्स वाई, या वाई एक्स ले लेते हैं भाई, कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने कंफर्ट के लिए इसे लिख रहा हूँ, या तो वाई एक्स लिख सकते हो, या तो एक्स वाई लिख सकते हो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ क्या, वाई वाई, यहाँ पे वाई वाई है, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा है ना, सिग्मा वाई वाई। फिर यहाँ के वाई जेड, तो टाउ वाई जेड, टाउ वाई जेड हो गया। फिर क्या है, एक्स जेड, है ना, एक्स जेड इस जेड प्लेन में है ना, एक्स जेड प्लेन में, ठीक है। तो एक्स जेड हो गया, एक्स जेड टाउ एक्स जेड, टाउ वाई जेड, फिर टाउ जेड जेड, ये चीजें हैं। बस इतना ही है इसमें, और कुछ दिक्कत वाली चीज नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ जो हमने इसे डिसाइड किया, पहले तो प्लेन में रखा हमने फेस को, फिर उसके बाद क्या अगर डायरेक्शन वाले डिनोट किया। तो पहले तो ये देखो, ये परपेंडिकुलर में है, ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर में, सेक्शन का परपेंडिकुलर में है, इसके लिए हम क्या किए, सिग्मा ले लिए हैं। अगर पैरेलल में है तो टाउ टाउ लिए, सब में अगर परपेंडिकुलर है तो सिग्मा लिए हैं, अब पैरेलल है तो टाउ लिए हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पे जेड में है तो सिग्मा लिए हैं, बाकी टाउ ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फेस को रखा। कौन कौन फेस है यहाँ पे, फेस एक्स से एक्स से एक्स से, तीनों में फेस को रख दिए, एक्स एक्स एक्स। थोड़ा डायरेक्शन में रखें, ये कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, फिर वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन, तीनों में ऐसे कर दिया हमने। और हमने यहाँ क्या किया, इस एक्स एक्स को मल्टीप्लाई किया, फिर एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, एक्स जेड को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर यहाँ क्या क्या किया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, एक्स वाई, फिर वाई जेड, फिर वाई जेड, मतलब सब ऐसा ही है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली चीज नहीं। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन होगा तो मुझे मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा, अच्छे से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना चीज है। तो बेसिकली दोस्त, अगर अगर ना आप यहाँ पे ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो बेसिकली ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रहा है ना। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको याद होगा, जब आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा मैथ में, तो आपको याद होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स किससे कहते हैं,
तो बेसिकली जब कोई ये डायगोनल है ना, ये डायगोनल है, डायगोनल की इस तरफ और उस तरफ मैट्रिक्स अगर सेम है तो उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। देखो यहाँ टाउ एक्स वाई भी है, यहाँ टाउ एक्स वाई भी है, इसके पोजीशन में कोऑर्डिनेट कॉलम में टाउ एक्स जेड है, टाउ एक्स जेड है, यहाँ भी है टाउ वाई जेड, टाउ वाई जेड, ये भी टाउ जेड है। तो ये क्या हो गया, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कि वैसे मैट्रिक्स जिसमें उसके सेम पोजीशन पे, मतलब इसके क्या है, 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है ना, यहाँ क्या है 2 1 है। तो ये देखो अगर इसका समेशन क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, इसका समेशन इसके पोजीशन का समेशन सेम आ रहा है ना, उस जगह पे अगर मैट्रिक्स जो है वो सेम है, उसके एलिमेंट सेम है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं ना। तो यहाँ पे देख लो, तो यहाँ क्या होगा, टाउ एक्स वाई इक्वल टू टाउ एक्स वाई, है ना। फिर टाउ क्या है, टाउ एक्स जेड इक्वल टू टाउ एक्स जेड, फिर टाउ वाई जेड है, फिर टाउ वाई जेड। देखो हमने क्या किया, ये टाउ एक्स वाई है, यहाँ हमने टाउ एक्स वाई लिखा, फिर टाउ क्या है, टाउ यहाँ पे टाउ एक्स वाई है, तो टाउ एक्स वाई लिखा हमने, फिर टाउ एक्स वाई है, टाउ एक्स वाई लिखा, ठीक है। फिर टाउ क्या है, एक्स जेड है, तो फिर यहाँ पे टाउ एक्स जेड लिख दिया हमने, फिर क्या है टाउ वाई जेड, फिर क्या हमने लिखा टाउ वाई जेड, वही चीज है, डायगोनल को वैसे रख देना, ठीक है। बेसिकली ये जो है मोमेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। मोमेंट तो यहाँ पे लिख लेंगे नीचे में, सेटिस्फाई फाइंड मोमेंट इक्वेशन, ठीक है। समेशन ऑफ m इक्वल टू 0, यहाँ पे ये एक नंबर में पूछ देता है, ठीक है, ये एक नंबर में पूछ देता है, समझे ना, एक नंबर में पूछ देता है, इसलिए आपको हमेशा यहाँ पे ये चीजें याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको कोई एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि मैं टाके एग्जाम्पल एक देना चाहता हूँ कि आपको क्या होंगे, क्वेश्चन एक करवाता हूँ ताकि आप समझ जाए। कि मान लेते हैं यहाँ पे 2 3 4 0 3 1 2 5 6, है ना, यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया दोस्त, अगर हम एक निकालने की कोशिश करें कि हमें पूछ दे कि एक्स जेड क्या होता है, एक्स जेड क्या होता है, सॉरी ये टाउ ना, टाउ एक्स जेड, टाउ एक्स जेड क्या होता है, तो हम एक और ले लेता हूँ, 3 4 ले लेता हूँ, टाउ एक्स जेड एक्स सिग्मा वाई वाई, तो इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू क्या होता है, निकालने के अगर क्वेश्चन में मिल जाए, एक नंबर मिलता है ज्यादातर, ये एक नंबर में दे देता है कोई भी कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या होगा, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड क्या होता है, टाउ एक्स जेड, तो आप देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे तो एक्स वाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स वाई वाई जेड है, ठीक है ना। तो ये क्या रो वाला क्या है, प्लेन है, रो वाला क्या है, प्लेन है, एक्स इधर वाला वर्टिकल वाला डायरेक्शन है। तो हम देख लेंगे कि एक्स जेड क्या होता है, तो पहले देखेंगे एक्स जेड, ये एक्स जेड है ना, एक्स डायरेक्शन में जेड प्लेन पे, ठीक है। तो एक्स जेड क्या था 4, है ना, 4 आ गया। फिर जेड एक्स क्या है, जेड एक्स, तो जेड डायरेक्शन में देखेंगे, जेड डायरेक्शन में, और एक्स क्या, एक्स में कौन है, ये 2, ये हो गया ना 2, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसके बाद टाउ वाई एक्स है, टाउ वाई, तो वाई प्लेन में देखेंगे, वाई में ही तीनों में देख लिए प्लेन में। अब एक्स क्या है, एक्स इधर है, एक्स, ये क्या 0 हो गया, है ना, 0। अब क्या है, टाउ एक्स वाई देखेंगे, टाउ एक्स वाई क्या है, टाउ एक्स वाई, टाउ टाउ एक्स वाई क्या है, पहले तो एक्स प्लेन है, प्लेन एक्स, और वाई क्या है, वाई यहाँ पे 3 है, 3 है ना। फिर टाउ सिग्मा, सिग्मा क्या, जेड जेड, तो पहले तो जेड प्लेन है, फिर जेड
डायरेक्शन में, तो क्या क्या 6 हो गया ना। तो ये वाई 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 क्या 3 है, बीच वाले को वाई वही बोलते हैं 3। तो इसका आंसर ये होगा। बेसिकली ये पहचानने का तरीका है कि आप कैसे पहचान सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं बाई एक्सियल स्ट्रेस, है ना। बाई एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है? बाई एक्सियल स्ट्रेस, प्लेन स्ट्रेस, बाई एक्सियल स्ट्रेस और प्लेन स्ट्रेस, ठीक है। तो बेसिकली बाई एक्सियल ना, बाई मतलब होता है क्या है, बाई ट्राई, बाई मतलब दो, है ना, दो। जैसे कि इसमें कंसीडर करते हैं सिग्मा एक्स कंसीडर करेंगे और सिग्मा वाई कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ना सिग्मा जेड क्या होगा, 0 होगा। बाई मतलब दो ही होता है ना भाई, बाई मतलब दो, तो क्या होगा, सिग्मा एक्स कंसीडर करेंगे, सिग्मा वाई, और जेड को क्या करेंगे, 0 कर देंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे जेड को। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ इसकी थ्योरी है, लिख देता हूँ। स्ट्रेस component, stress component are only along mutually perpendicular direction, है ना। All the stress component are in a single plane. All stress component in a single plane. Single plane, PLANE, single plane. जैसे कि आप देख लोगे कि यहाँ क्या बता रहा है कि स्ट्रेस कंपोनेंट आर ओनली अलोंग टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर। मान लेते हैं कि कोई जो है परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि ये प्लेन है ना, जैसे कि यहाँ पे प्लेन है, तो ये बाई एक्सियल में एक्स भी जो है परपेंडिकुलर होगा, वाई भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये क्रॉस सेक्शन इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे ये जो है इसके भी ये परपेंडिकुलर होगा। ये एरिया है ना, ये भी एक एरिया है, क्रॉस सेक्शन, ये क्रॉस सेक्शन हो गया ना भाई। अभी ये भी क्रॉस सेक्शन हो गया, इसके परपेंडिकुलर ये क्या है, सिग्मा एक्स है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, सिग्मा वाई है, यहाँ पे, है ना, ये चीजें। तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, कि मान लेते हैं कोई एक डब्बा है, तो यहाँ पे कोई ऐसे इस तरह से, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस है ना, बाई क्या है, बाई एक्सियल स्ट्रेस है। तो बाई एक्सियल स्ट्रेस यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो जो स्ट्रेस हैं वो क्या होंगे, पैरेलल परपेंडिकुलर होंगे, है ना, परपेंडिकुलर होंगे, पूरे सेक्शन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, है ना, एक इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में होगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर में, है ना, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ये क्या है, सिग्मा एक्स है ना। तो ये परपेंडिकुलर में, अगर इसे काट करके बाहर निकालेंगे तो इस तरफ देखेंगे हम, ये प्लेन है, तो इधर क्या है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सॉरी सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा वाई, ठीक है। तो अगर हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से लिखते हैं, है ना, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा सिग्मा एक्स, हो गया ना, फिर ये सिग्मा एक्स क्या होगा, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स टाउ एक्स वाई। बेसिकली यहाँ पे इस तरफ भी होगा ना, यहाँ टाउ एक्स वाई सिग्मा टाउ एक्स वाई
सिग्मा वाई, सॉरी यहाँ पे एक्स, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया। बेसिकली यहाँ पे एक ये पैरेलल शेयर भी लग रहा है, ठीक है ना, पैरेलल शेयर भी लग रहा है। तो ये क्योंकि बाई एक्सियल में एक्स वाई है ना भाई, बाई एक्सियल में दो ही होता है ना, एक एक्स होता है एक वाई होता है, तो एक्स वाई डायरेक्शन में तो शेयर भी तो लगेगा, तो वही शेयर यहाँ पे भी हमने यूज किया है।